पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मच्छीवाड़ा तथा सरहिंद के युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया तथा तख्त पर आसीन हो गया। उसने अब तक जीते गए भारतीय भागों को अपने अमीरों एवं बेगों में बांट दिया तथा एक सेना भेजकर हिसार पर भी अधिकार कर लिया। जब हुमायूं काबुल से भारत आया था तब उसकी सेना में कंबर दीवाना नामक एक सेनापति भी शामिल था। जब हुमायूं सरहिंद की विजय प्राप्त करके दिल्ली की तरफ बढ़ा तब कंबर दीवाना के मन में भारत में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह हुमायूं की सेना से अलग होकर संभल की ओर चला गया। उसने संभल, बदायूं तथा गोला आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया तथा संभल को राजधानी बनाकर शासन करने लगा। उसने अपने अमीरों को सुल्तान तथा खान की उपाधियां प्रदान की। हुमायूं ने अली कुली खां शेवानी को आदेश दिया कि वह कंबर को पकड़ कर ले आए। जब अली कुली खां शेवानी कंबर के पास पहुंचा तो कंबर ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि मैं आपका आज्ञाकारी गुलाम हूं, किंतु यह राज्य मैंने अपनी तलवार से जीता है, अतः मुझे दंडित न किया जाए। जब कंबर ने बादशाह के दरबार में उपस्थित होने से मना कर दिया तो अली कुली खां शेवानी ने कंबर को मार डाला तथा उसका सिर काटकर हुमायूं को भेज दिया। जब हुमायूं ने अपने ही अमीर का कटा हुआ सिर देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ तथा उसने अली कुली खां शेवानी को पत्र लिखकर लताड़ा कि बादशाह की इच्छा के बिना कंबर दीवाना का सिर क्यों काटा गया। दर्शकों को स्मरण होगा कि हुमायूं का चचेरा भाई मिर्जा सुलेमान तथा सुलेमान का पुत्र मिर्जा इब्राहिम हुमायूं के वफादार अमीर थे। उन दोनों ने हुमायूं को तथा उसके राज्य को कई बार संकटों से बचाया था। जब हुमायूं काबुल से भारत आया था तब मिर्जा सुलेमान तथा उसके पुत्र को अपने साथ नहीं लाया था क्योंकि वे हुमायूं के विश्वसनीय थे तथा हुमायूं को अफगानिस्तान में भी अपने विश्वसनीय लोगों की आवश्यकता थी। किंतु जैसे ही हुमायूं ने अफगानिस्तान की धरती छोड़ी, मिर्जा सुलेमान के मन में बेईमानी आ गई। उसने अंदराब और इश्कमिश पर कब्जा करने का विचार किया। हुमायूं ने अंदराब तथा इश्कमिश की जागीरें तर्दी बेग खां को दे रखी थीं। जब तर्दी बेग खां हुमायूं के साथ भारत अभियान पर आया तो उसने मुकीम खां को अपनी जागीरों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया था। मिर्जा सुलेमान ने मुकीम खां के समक्ष प्रस्ताव भिजवाया कि वह तारदी बेग खां की नौकरी छोड़कर मेरी नौकरी स्वीकार कर ले, किंतु मुकीम खां ने मिर्जा सुलेमान की बात मानने से मना कर दिया। इस पर मिर्जा सुलेमान ने अंदराब को घेर लिया। मुकीम खां अंदराब की रक्षा नहीं कर सका और मिर्जा सुलेमान के साथ लड़ता हुआ वहां से भाग निकला और दिल्ली आकर बादशाह हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ। जब हुमायूं को मिर्जा सुलेमान की गद्दारी के बारे में पता लगा तो हुमायूं ने माथा पीट लिया। अब हुमायूं के गद्दार भाई हुमायूं को परेशान करने के लिए जीवित नहीं थे, किंतु जीवन भर विश्वसनीय रहा चचेरा भाई सुलेमान ही गद्दारी करने पर उतर आया था। हुमायूं ने भाग्य की विडंबना मानकर इसे स्वीकार कर लिया। वैसे भी हुमायूं काबुल से 1200 किलोमीटर दूर था। इस समय वह भारत के अफगानों से लड़ने में व्यस्त था, अतः काबुल की समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहता था। इन्हीं दिनों हुमायूं को शिकायतें मिलने लगीं कि शाह अबुल मुआली पंजाब के लोगों को दुख देता है तथा बादशाह के आदेशों के प्रतिकूल कार्य करता है। इन शिकायतों से हुमायूं का माथा ठनका, क्योंकि इस समय हुमायूं अपने हरम की औरतों को काबुल से दिल्ली बुलवाने की योजना बना रहा था।
हुमायूं की चिंता का कारण यह था कि काबुल से दिल्ली आने के लिए उसके हरम को पंजाब में लंबा रास्ता तय करना था। ऐसी स्थिति में यदि शाह मुआली ने गड़बड़ की तो हरम की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वैसे भी हुमायूं के हरम को काबुल से दिल्ली लाने में खतरों की कमी नहीं थी। मिर्जा सुलेमान द्वारा की जा रही गड़बड़ी के कारण हुमायूं के हरम का काबुल से निकलकर सिंधु नदी तक पहुंचना भी कठिन था। सिंधु नदी पार करने से पहले तथा सिंधु को पार करने के बाद अफगानों के सैकड़ों गांव थे जिनके बीच में से हुमायूं के हरम को निकलना था। ये अफगान कभी भी शाही हरम को लूट सकते थे और औरतों को उठाकर ले जा सकते थे। अफगानों के गांवों से निकलने के बाद गख्खर प्रदेश से गुजरना होता था, जहां का शासक सुल्तान आदम भी हुमायूं से विमुख होकर सिकंदर शाह की तरफ हो गया था। वह भी हुमायूं के हरम को नुकसान पहुंचा सकता था। उसके बाद पंजाब के विशाल मैदान थे जिनमें शाह अबुल मुआली गड़बड़ कर सकता था। स्थितियां ऐसी नहीं थीं कि हुमायूं एक बड़ी सेना भेजकर अपने हरम को बुलवा लेता, क्योंकि ऐसी स्थिति में दिल्ली और आगरा उसके हाथ से निकल जाते। अतः हुमायूं अपने हरम को काबुल से दिल्ली लाने के लिए बेचैन हो गया और इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए योजना बनाने लगा। हुमायूं ने अकबर को पंजाब का शासक नियुक्त करने का निश्चय किया, ताकि अकबर की सेनाएं हरम की औरतों को काबुल से लेकर सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंचा सकें। हुमायूं ने बैराम खां से सलाह करके शाह अबुल मुआली को हिसार तथा उसके निकटवर्ती परगनों का शासक नियुक्त किया तथा अकबर को पंजाब का शासक बना दिया। अकबर अब भी 14 साल का बालक था, अतः बैराम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। नवंबर 1555 में बैराम खां अकबर को लेकर पंजाब के लिए रवाना हो गया। जब बैराम खां और अकबर सरहिंद पहुंचे तो उस्ताद अजीज सीस्तानी, जिसे रूमी खां की उपाधि प्राप्त थी, अकबर की सेवा में आ गया। रूमी खां तोपें चलाने में बड़ा निपुण था। उसके आ जाने से अकबर तथा बैराम खां की शक्ति काफी बढ़ गई। उन्हीं दिनों हिसार फिरोजा से अतका खां तथा कुछ अन्य अमीर भी अकबर की सेवा में उपस्थित हुए। जब अकबर का सामान सरहिंद पहुंचा तो वे समस्त शाही सेवक जो शाह अबुल मुआली के साथ थे तथा उसके व्यवहार से नाराज थे, वे शाह अबुल से आज्ञा प्राप्त किए बिना ही अकबर की सेवा में चले आए। इन लोगों में मोहम्मद कुली खां बरलास, मुसाहिब बेग तथा अन्य अमीर शामिल थे। अकबर के आदेश से इन अमीरों का स्वागत किया गया तथा उन्हें अकबर के दरबार में उचित सम्मान दिया गया। अगली कड़ी में देखिए, 17 दिन तक नकली हुमायूं शाही महल की छत पर घूमता रहा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।